रैंडमली पूछो कि सर एडवांस में और मेन में बेसिक अंतर क्या है, मैं पहले तो कहूंगा देखो बहुत बड़ी तो सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी तो ये है कि ऊपर की 10,000 रैंक वाले जो जे मेन वाले बच्चे होंगे ना, लगभग 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 सेम बच्चे एडवांस में भी होंगे, सेम बच्चे ही मिड सेट में भी होंगे। जैसे ना, इट इज जस्ट एग्जाम ऑफ एलिमिनेशन, इट इज नॉट एग्जाम ऑफ सिलेक्शन, इट इज एग्जाम ऑफ एलिमिनेशन। 5 मिनट लगाने के बाद, दिमाग लगाने के बाद, सारे एफर्ट लगाने के बाद ये डिसीजन लेना कि आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन, हर कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता, और जो डिसीजन ले सकता है वही आईआईटी जाएगा। ये 30 बच्चा पूरे के पूरे साल भर में या 2 साल में अलग अलग स्टेजेस में बोर्ड से एलिमिनेट होता है, बाहर होता है। ये पता होते हुए कि इस एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाऊंगा, ये बात फिर भी मैं एग्जाम तो इसका बहादुर हूँ। इंटेलिजेंट बन जाएंगे पहाड़ में, मैं बहादुर तो हूँ, एटलीस्ट मेरा कैरेक्टर शो करता है मैं बहादुर हूँ, तो मोस्टली बच्चे बहादुर नहीं होते। लेट मी क्लियर विद दैट। ये मेरे में कितने पूछते हैं सिर्फ और सिर्फ इस कारण से कि बच्चे की इमेजिनेशन थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए। पैटर्न बताते ही नहीं है, बड़ा बताते ही नहीं है। कर दो वो, अब हम सुनो इस बात को, पैटर्न नहीं बताने के पीछे और जो एग्जाम में अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाने हैं उसके पीछे कारण सोचो कितना ब्यूटीफुल है। फिर उस बच्चे का कितना बड़ा अत्याचार, उसको आईआईटी वाले ले क्यों नहीं जा रहे? इसलिए नहीं लेके जा रहे क्योंकि वो अच्छा डिसीजन मेकर नहीं। आओ बेटा, देखो ऐसे तो एलिमिनेशन होगा। जैसे मान लो कि ना, भूख प्यास सबको लगनी है, कुछ लोग कंट्रोल कर लेंगे, कुछ लोग ऑफ कोर्स है ना उसी में लगे रहेंगे। पढ़ना ऐसे टफ लगता है क्या? बहुत टफ लगता है। नहीं, मेरे से तो बोल ही सकते हैं इसमें, क्या है ना, इतना तो है बेटा, बहुत ही मतलब ऐसे है ना। हाँ बेटा, एडवांस के क्वेश्चन डरा देते हैं, वो तो हर चीज रिलेटिव है ना यार भाई। एडवांस के सवाल अगर मान लो डराते हैं तो एडवांस की कट ऑफ भी तो कम जाती है, एडवांस की कट ऑफ भी तो कम जाती है, तो रिलेटिव है। अच्छा, आप कभी ना ऐसा नहीं कह सकते, जैसे तुम मुझसे ऐसा ना रैंडमली पूछो कि सर एडवांस में और मेन में बेसिक अंतर क्या है, मैं पहले तो कहूंगा देखो बहुत बड़ी तो सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी तो ये है कि ऊपर की 10,000 रैंक वाले जो जे मेन वाले बच्चे होंगे ना, लगभग 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 सेम बच्चे एडवांस में भी होंगे, सेम बच्चे ही मिड सेट में भी होंगे। मतलब 10,000 में से 9,000 बच्चे मान के चलो जो कॉमन ही रहेंगे, मेन में भी और एडवांस में भी। इसका मतलब उन 9,000 बच्चों को पैटर्न का कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, वो मेन में भी अच्छा कर रहा है और एडवांस में भी अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो एडवांस में डिफरेंट क्या है, मैं वैसे तुम्हें कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट चलो मैं तुम्हें तो एक अलग नजरिया बताता हूँ कि एग्जैक्टली वो सोचते क्या है। जैसे ना, इट इज जस्ट एग्जाम ऑफ एलिमिनेशन, इट इज नॉट एग्जाम ऑफ सिलेक्शन, इट इज एग्जाम ऑफ एलिमिनेशन। एडवांस वाले ना वो बहुत ही पर्टिकुलर हैं शुरुआत से ही, जब दस से सिर्फ मेरा साथ आईआईटी हुआ करती थी उससे वो बहुत पर्टिकुलर है कि मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आने चाहिए। उसके पीछे एक कारण भी है कि जो आईआईटी का जो खुद के जो 4 साल का जो करिकुलम है, इट इज वेरी टफ, एक्सट्रीमली टफ। खास तौर से दिल्ली का, कानपुर का, इनका करिकुलम बहुत टफ है ही है। तो वो चाहते हैं कि उनके पास बच्चे ऐसे पहुंचे जो थोड़ा सा मतलब प्रेशर को भी झेल पाए, आईक्यू वाइज एप्टीट्यूड वाइज भी अच्छे हो, और प्रोफेशनल भी हो और एफिशिएंट भी हो, जिससे उनको ना बच्चों को 4 साल पढ़ाने में जोर ना आए, वो जो उनके प्रोफेसर हैं उनको जोर ना आए। तो हमेशा एक पेपर ऐसा बनाएंगे या फिर एग्जाम इस तरह से कंडक्ट करेंगे कि वो एफिशिएंट बच्चे, अच्छे डिसीजन मेकिंग वाले बच्चे, ज्यादा रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे, ज्यादा बेटर एप्टीट्यूड वाले बच्चे वो लगातार छांटते जाएंगे और बाकी बच्चों को लगातार वो एलिमिनेट करते जाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा मान लूं कि बेटा 11 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं जेईई मेन का। एडवांस में मेरे ख्याल से आईआईटी में लगभग लगभग 16,000 के आसपास सीटें, 16,600 के आसपास सीटें, 10,000 के आसपास सीटें काम की हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 1% के आसपास पर मान लेते हैं कि सिलेक्शन रेशियो है। तो आईआईटी वालों को 100 में से एक बच्चा छांटना है। छांटना तो हो गया टफ टास्क, तो दे डोंट सेलेक्ट पीपल, दे एलिमिनेट पीपल, हाँ रिजेक्ट पीपल। तो उनका काम ये है कि मुझे ना 100 में से ना 99 बच्चे रिजेक्ट करने हैं। तो समझिए इस बात को, तुम बस पूरे प्रोसेस को समझोगे तब तुम उस एग्जाम में अच्छा कर पाओगे ना। तुम पहले उस पूरे एग्जाम की मानसिकता समझो कि जो एग्जाम है उसकी आत्मा क्या है, जो लोग एग्जाम ले रहे हैं वो क्या सोचते हैं। तो उनका एम है कि 100 में से 99 लोगों को हमें रिजेक्ट करना है, मुझे एलिमिनेट करना है। इन 100 में से जो 99 लोग हैं, इसमें से लगभग लगभग 60-70 जो बच्चा है ना, उसको तो एलिमिनेट करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, वो तो तैयार ही बैठा है कि मुझे एलिमिनेट कर दो, है ना। वो अलग ही मतलब मानसिकता के अंदर है, उसे ऐसा लगता है कि 10वीं क्लास तक जो पढ़ाई कर रहा था मैं बहुत फोड़ू था, मैं वैसे अब कर लूंगा। मैं आखिरी के 1 महीने पढ़ूंगा तो मैं आईआईटी चला जाऊंगा, है ना। 15 दिन पढ़ूंगा तो आईआईटी बॉम्बे चला जाऊंगा। मतलब उसके मन में इस तरह की भावनाएं रहती हैं। ठीक है, और जैसा बोर्ड का एग्जाम होता है वैसा आईआईटी का एग्जाम होता है। ये लगातार टू एंड फ्रो, लगातार अलग अलग सोर्सेस पे मूव ऑन करता है, उसे एग्जैक्टली पता ही नहीं होता है कि एग्जाम क्या है, प्रोसेस क्या है। पहले जेईई मेन का पढ़ूं फिर एडवांस का पढ़ूं, कैसे कैसे अपने आप को धीरे धीरे ग्रो करना है, उसे पूरा प्रोसेस का ही आइडिया नहीं, उसे पता ही नहीं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है।
तो ये लगभग लगभग मान के चलो कि 70 बच्चा तो यहीं खत्म हो गया। बचा बड़ा कितना? 30 बच्चा। ये 30 बच्चा पूरे के पूरे साल भर में या 2 साल में अलग-अलग स्टेजेस में दौड़ से एलिमिनेट होता है, बाहर होता है। बहुत सारा बच्चा पहले 1 महीने बाहर हो जाता है। मतलब मान के चलो कि इस 30 में से 20 बच्चा, 20 के आस-पास बच्चा जो है ना, मतलब 20% जो बच्चा है, वो पहले 1 महीने बाहर हो जाता है। फिर आखिरी के 10 जो बच्चे होते हैं ना, उनमें लड़ाई साल भर चलती है, लेकिन पहले 1 महीने में 10 बच्चा सॉरी 20 बच्चा गायब। उस 20 बच्चा कौन से स्टेज में उसे ऐसा ऐसा लगा कि टफ है चीज़ें, क्लास अटेंड करना ऑफ कोर्स टफ टास्क, फिजिकली, मेंटली ऑफ कोर्स टफ चीज़। सारा होमवर्क कंप्लीट करने की कोशिश करना, अगेन इट्स अ टफ टास्क, आई नो इट वेरी वेल। वो चीज़ें पढ़ ली, वो लगातार एक्यूमुलेट होती रहती है, उसे बार-बार रिवाइज़ करना, अगेन टफ टास्क। सारे टेस्ट देना ढंग से और खास तौर से ऐसा टेस्ट देना जिसमें पता है कि मेरे नंबर नहीं आएँगे, इसके लिए जिगरा चाहिए भई। ये पता होते हुए कि इस एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाऊँगा, ये बात फिर भी मैं एग्ज़ाम दूँ, इसका मैं बहादुर हूँ। इंटेलिजेंट विंटेलिजेंट के भाड़ में, मैं बहादुर तो हूँ एटलीस्ट, मेरा कैरेक्टर शो करता है कि मैं बहादुर हूँ और मोस्टली बच्चे बहादुर नहीं होते। लेट मी क्लियर विद दैट। मतलब मोस्टली इंसान बहादुर नहीं होते, बच्चे क्यों? इंसान बहादुर नहीं होते। सब इतने ना ऑडेशियस नहीं होते कि कोई बात नहीं यार, देखा जाएगा, नंबर ही तो कमा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? अपने इंस्टीट्यूट का तो एग्ज़ाम है, हू केयर्स? क्लास अटेंड नहीं करना, होमवर्क नहीं करना, रिवाइज़ नहीं करना, टेस्ट नहीं देना, इनमें लगातार एलिमिनेशन होता जाएगा, होता जाएगा। किसी का बेटा क्लास अटेंड नहीं करने के कारण हो जाएगा रिजेक्शन, किसी का होमवर्क नहीं करने के कारण रिजेक्शन हो जाएगा, किसी का बेटा ऑफ कोर्स रिवाइज़ नहीं करने के कारण रिजेक्शन हो जाएगा और मोस्टली बच्चों का रिजेक्शन होगा टेस्ट नहीं देने के कारण। ये मेन कारण है जिनसे रिजेक्शन होंगे। ये सारे रिजेक्शन लगातार 10 महीने चलते रहेंगे, तब जाके आखिर में 3 बच्चे बचेंगे 1 सीट के लिए। मतलब 97 बच्चे रिजेक्ट हो चुके हैं, सिर्फ कितने बचे? 3। और 97 बेटा कहाँ-कहाँ रिजेक्ट होके पता क्या? इनको गाइडेंस ही नहीं मिली, उनको एग्ज़ैक्टली पता नहीं करना क्या है। जिनको मिली वो ऑफ कोर्स है ना अलग-अलग जगह होमवर्क कम करना, मक्कारी करना, बदमाशी करना, टेस्ट ना देना, रिवाइज़ ना करना, वो अलग-अलग स्टेज पे निकलते गए। बच्चे बचे 3 इसमें से 1 जना आईआईटी जाएगा। ये बाकी 2 जने बर्बाद नहीं है। ये एनआईटी चले जाएँगे, आईआईटी चले जाएँगे, किसी ढंग की प्राइवेट कॉलेज चले जाएँगे, किसी सरकारी कॉलेज जाएँगे। इन्होंने अपने लेवल में तो अच्छा कर लिया, बढ़िया कर लिया। लेकिन इन 3 में से 1 ही जना आईआईटी जाएगा। अब वो कौन जाएगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। आजकल तो ना ब्रोशर की इतनी इज़्ज़त है नहीं, जो बड़ा अपना आईआईटी का जो ब्रोशर है उसकी इतनी इज़्ज़त है नहीं। मेरे टाइम बड़ी इज़्ज़त थी। हम क्या करते थे कि हमें ना ऑफलाइन ही फॉर्म फिल करना होता था। मतलब बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ 2004 की। क्या होता था कि ना एक्सिस बैंक के अंदर हमारी ये आते थे फॉर्म आते थे आईआईटीज़ के। पहले एक्सिस बैंक में लाइन में लगो, ठीक है? और फिर बड़ी लंबी लाइन लगती थी, आजकल तो कहाँ लाइन लगती है बड़ा बैंकों में वैसे लाइन नहीं लगती, है ना? अब वैसे लाइन लगती थी उस फॉर्म के लिए। फॉर्म अगर मिलता था उसके साथ ब्रोशर मिलता था मोटा-मोटा सा, सुंदर-सुंदर सा, ठीक है? उस ब्रोशर के अंदर ना सारे ऐसे अच्छी सातों आईआईटीज़ की फ़ोटो-वोटो उस टाइम 7 ही आईआईटी थी। अच्छी फ़ोटो-वोटो एकदम बढ़िया सुंदर सा उसको ब्रोशर में करता था और फ़ॉर्म हुआ करता था। फ़ॉर्म के बाहर एक वो ना बड़ा क्या कहते हैं उसको लिफाफा जिसमें उन्हीं का एड्रेस लिखा रहता था। फ़ॉर्म फिल करो, उसी लिफाफे में डालो और पोस्ट कर दो। सिंपल प्रोसेस था, बहुत ऐसे हाई-फाई प्रोसेस नहीं था। और वही सारी एंट्रीज़ जो तुम्हें ऑनलाइन भरवाते हैं, हमने ऑफलाइन भरी थी। उस ब्रोशर के अंदर पहले दूसरे पेज पे एक बात लिखी रहती थी, जो मैंने एक बार ही पढ़ी लेकिन मुझे आज तक याद है, कि उन्हें किस तरह के बच्चे चाहिए। उन्हें मतलब आईआईटी वालों को, उनको किस तरह के बच्चे चाहिए, मुझे आज तक याद है। हालाँकि पॉइंट बहुत सारे थे, मेरे को सिर्फ 2-3 पॉइंट ही स्ट्राइक किए। बाकी सारे पॉइंट थोड़ा जनरल, मेहनती होना चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए, आईक्यू होना चाहिए, वो तो सिंपल बातें हैं, ठीक है। प्रोफेशनल होना चाहिए, वो तो सिंपल बातें हैं। 2 बातें मुझे अच्छी लगी। एक ये कि बच्चे की इमेजिनेशन बढ़िया होनी चाहिए। तो तुम नोटिस करना कि एडवांस के सवालों में इन जनरल जेईई मेन के और बिट सेट के सवाल के मुकाबले इमेजिनेशन बेटर चाहिए होती है। अक्सर नोटिस करना था इस बात को। हालाँकि मैंने ऐसा नोटिस किया है कि इस बात को आजकल जेईई मेन वाले भी प्रेफ़रेंस देते हैं। आजकल पिछले 3-4 साल में तुम 3डी वेक्टर के सवाल देख लो। जेईई मेन में कितने पूछते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस कारण से कि बच्चे की इमेजिनेशन थोड़ी-सी बेटर होनी चाहिए। तो पहली बात है कि ना इमेजिनेशन, विजुअल इमेजिनेशन उस बच्चे की अच्छी होनी चाहिए। साफ-साफ लिख रहे हैं उस बात को, ठीक है? दूसरा जो मुझे ऐसा थोड़ा अजीब सा लगा था, वो था कि स्टूडेंट शुड बी गुड डिसीजन मेकर। सुन लिया? शुड बी गुड डिसीजन मेकर। मान लो कि एज़ ए पेपर सेटर मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि जो बच्चे मेरे द्वारा सेट किया पेपर दे रहे हैं, वो अच्छे डिसीजन मेकर हैं या नहीं है। अगर मैंने सारे सवाल बिल्कुल फ्लैट बना दिए, एक तरह से बना दिए, सारे सिंगल चॉइस बना दिए, सबका लेवल सेम रख दिया, तो डिसीजन मेकिंग वोंट बी एन इश्यू। वो इश्यू नहीं होगा। डिसीजन मेकिंग की बात ही नहीं आएगी। सवाल सारे एक जैसे, पैटर्न बिल्कुल एक जैसा। वो एडवांस वालों ने किस तरह से पेपर सेट करना, लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस। शायद कोई और एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा, जिसमें बच्चे को बताते नहीं कि पैटर्न क्या है। बताओ यूपीएससी का एग्ज़ाम में पैटर्न पता होता है? इतना कठिन एग्ज़ाम, पैटर्न पता होता है? एसएससी का एग्ज़ाम, बड़ा एग्ज़ाम, पता होता है बच्चों को पैटर्न। नीट का एग्ज़ाम, ऑफ कोर्स कितने बच्चे देते हैं, पैटर्न पता होता है। जेईई मेन का एग्ज़ाम, पैटर्न पता होता है। नीट का एग्ज़ाम, हर चीज़ में, हर एग्ज़ाम में, क्लैट में पैटर्न पता होता है। यही एक एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें सिर्फ ये बता दें बेटा 9 से 12 और 3 से 6 आ जाना। जलवा है हमारा। बस, आ जाना तू तो, बाकी हम देख लेंगे। पैटर्न बताते ही नहीं है।
बड़ा बताते ही नहीं है। कर दो वो। अब हम सुनो इस बात को, पैटर्न नहीं बताने के पीछे और जो एग्जाम में अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाने हैं उसके पीछे कारण सोचो कितना ब्यूटीफुल है। बच्चा पहले से प्रिपेयर्ड होके आ ही नहीं सकता कि इस बार कॉम्प्रिहेंशन आएंगे नहीं आएंगे, इस बार मैच तो कलम आएंगे नहीं आएंगे। मैच तो कलम भी 4 तरह के पूछ चुके हैं अब तक एडवांस वाले। नहीं बताएंगे तुम्हें कि मोर देन क्वेश्चन पूछेंगे नहीं पूछेंगे। नहीं बताएंगे तुम्हें कि मोर देन क्वेश्चन में पार्शियल मार्किंग होगी या नहीं होगी। से पिछले 4 साल से तो है, पहले तो नहीं थी। सर मुझे कैसे पता लगेगा? इंस्ट्रक्शन पढ़ के। सर उसने इंस्ट्रक्शन पढ़ के उसने डिसाइड होगा। यस, दैट्स द पॉइंट कि तुम अच्छे डिसीजन मेकर हो या नहीं हो। उसी टाइम इंस्ट्रक्शन पढ़ा, उसी टाइम मार्किंग स्कीम पढ़ी और उसी टाइम इंस्ट्रक्शन और मार्किंग स्कीम को पढ़कर तुमने ये सोचा कि कौन से सवाल करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। दैट्स द डिसीजन मेकिंग। सारे सवाल फ्लैट नहीं है, एक जैसे नहीं है, सारे सवाल टफ नहीं है, सारे सवाल मॉडरेट नहीं है, सारे सवाल इजी नहीं है। सारे सवाल अगर एक जैसे होते तो अगेन डिसीजन मेकिंग वोंट बी एन इशू। क्या करूंगा बेटा, मैं एज ए पेपर सेटर में क्या करूंगा, इजी पूछूंगा, मॉडरेट पूछूंगा, टफ पूछूंगा और उसमें एक ऐसा सवाल भी डालूंगा दिखने में इजी होगा टफ। एक ऐसे भी डालूंगा दिखने में होगा टफ, होगा आसान। अब पता लगेगा कि किसका डिसीजन मेकिंग कितना अच्छा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग है कि तुमने कोई सवाल जो तुम्हें लगा कि तो आसान है तुमने लगे। लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन तुम एग्जाम में सवाल कर रहे हो और करते 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 5 मिनट हो गए और जो एक्सप्रेशन सॉल्व करते करते वही एक्सप्रेशन वापस से आ गया। मैथ्स में होता है ऐसा। फिर समझ गया कि अरे यार तो गड़बड़ हो गई, ये सवाल उतना इजी नहीं जितना मैं सोच रहा था। 5 मिनट लगाने के बाद, दिमाग लगाने के बाद, सारे एफर्ट लगाने के बाद ये डिसीजन लेना कि आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन। हर कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता और जो डिसीजन ले सकता है वही आईटी जाएगा। समझ गए? सो एवरीथिंग इज अबाउट कि कितने अच्छे डिसीजन मेकर हो। अलग अलग। मैं तो मतलब अब मैं तुम्हें आज बता ही नहीं सकता तुम जेई 2024 का जिस दिन एग्जाम दोगे उस दिन किस पैटर्न के सवाल होंगे, क्या मार्किंग स्कीम होगी, मुझे नहीं पता बेटा। लेकिन मैं तुम्हें काबिल बना सकता हूँ कि कैसी मार्किंग स्कीम हो, कैसे भी पैटर्न हो। तो हर चीज तुम्हें लगेगा कि हर कर लूंगा। हम भी बेटा एडवांस पेपर में कुछ बताने वाला तो है नहीं, हम भी ऐसे पूछेंगे। तो एवरीथिंग इज अबाउट दैट माइंडसेट कि मैं कर लूंगा, हो जाएगा। सारी कहानी इसी की है। तो एडवांस टफ नहीं है, एडवांस डिफरेंट है। अगर टफ होता, टफ तो हर चीज कॉम्पिटिशन पे है। सिटी तो उतनी है ना, टफ कैसे भाई? टफ कैसे? वही जेई मेन में 10,000 रैंक वाले लेंगे वही वहां आएंगे। टफ कैसे हुआ? डिफरेंट है, डिफरेंट है। जो बच्चा इसके डिफरेंस को समझेगा ना उसकी रैंक 1/3 हो जाएगी। क्लियरली बोल रहा हूँ 1/3 हो जाएगी। मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे 15,000 से 5,000। जेई में कितनी? 15,000। एडवांस में कितनी? 5,000। फिर ऐसे एग्जाम्पल हर कोई नहीं है, हर दुख का है। फिर उस बच्चे को देख के आप समझोगे कि हाँ इसकी तो ऐसा है, इसके साथ तो ऐसा ही होना है। मैं पुराना एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 2014 या 15 के अंदर मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन पूछे। ठीक है, मोर देन वन करेक्ट समझते बेटा कि ए बी सी डी कितने भी नंबर ऑफ ऑप्शन सही हो सकते हैं। मान लो एक्चुअल में आंसर सही है एबीसी। आजकल पार्शियल मार्किंग है। उस टाइम लिखा हुआ था कि अगर आपने सही ऑप्शन टिक किए आपको +2 मिलेंगे, अगर आपने गलत ऑप्शन टिक किए आपको -2 मिलेंगे। सब सुनना इस बात को, इस बात का अर्थ क्या है कि किसी बच्चे ने A को टिक लगा दिया और बी को टिक लगा दिया तो उसे -2 मिलेंगे। समझ गए? तो उसको 4 कॉन्सेप्ट में से 3 कॉन्सेप्ट सही आते हैं। ही नोज दैट की A इज राइट, ही नोज दैट की बी इज राइट, ही नोज दैट की डी इज रॉन्ग। कमान बेटा, उसे 4 में से 3 कॉन्सेप्ट सही आते हैं। उस बच्चे ने समय लगाया है सवाल के अंदर, एफर्ट लगाए हैं, दिमाग लगाया है और आखिर में क्या मिला है? -2। फिर उस बच्चे का कितना बड़ा अत्याचार, उसको आईटीएल लेके नहीं जा रहे, इसलिए नहीं लेके जा रहे क्योंकि वो अच्छा डिसीजन मेकर नहीं है। वो इंस्ट्रक्शन देख के समझ ही नहीं पाया कि ये वाला सवाल छोड़ने के लिए बनाया गया है। +4 -2 दे रखा हो, पार्शियल मार्किंग ना कर रखी हो, एमसीक्यू करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? छोड़ देंगे तो बहुत बड़ा पड़ा है, दूसरा कर लेंगे। हाँ, सारा पेपर करने के बाद अगर टाइम बचा तो ये भी कर लेंगे। तो शायद ये 2014 या 15 के आसपास के पेपर मुझे एग्जैक्ट याद है। उसके बाद तो इसमें इतना तांडव मचा, इसमें इतना तांडव मचा कि 15% तो कट ऑफ गई जनरल कैटेगरी की, जनरल की। बाकी लोग तो बोले तुम तो आ जाओ बस, है ना, आ जाओ। तुमने तो पेपर दे दिया पर बहुत है, चला तुम फिर 2 घंटे और 1 सेकंड तुम पेपर दिया है और क्या जान लेंगे चल, है ना। 15% तो कट ऑफ गया। मेरी बात सुनना, ऐसे क्लास में 2 बच्चे थे, है ना। एक मान लो बेटा हमेशा रैंक बनाता, एक ऐसा तो थर्ड फोर्थ के आसपास रैंक आ जाती है। मैं नाम नहीं बता रहा, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं कोई, इसको देते हैं वी। ठीक है। इसकी हमेशा कंसिस्टेंटली बनाती थी, इसकी हमेशा कंसिस्टेंटली नॉट बनाती थी, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ भी आया लेकिन वन कभी नहीं है इसकी। दोनों खास जिगरी दोस्त, मतलब एकदम भयंकर जिगरी दोस्त, मतलब लंगोटिया, है ना। बनती भी अच्छी खासी थी। एक्चुअल एग्जाम वाले दिन इस बालक ने एक भी ये वाला सवाल नहीं किया। दोनों टॉपर बच्चे, इसने एक भी ये वाला सवाल नहीं किया, इसने किया। इसकी रैंक आई 300, इसकी रैंक आई 1100।
समझ गए? इस बालक की रैंक कितनी आई? ये एक्चुअल में बताओ, इसकी आई 1100, इसकी आई 300। इस बालक ने पूरे साल भर में इस बालक को सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम में पीछे किया, ये एडवांस। समझ? ठीक है। अच्छा, ये बालक जब ऐसे एग्जाम देके बाहर निकला ना, तो बोलता है सर मैंने बचा दी। मैंने कहा कैसे? तो सर मैंने ये वाला सवाल किया ही नहीं। तो जब उसने कहा ना कि मैंने ये वाला सवाल नहीं किया, मैं उस टाइम समझ गया कि इसका पेपर बढ़िया गया। और हर बच्चा जो दूसरा बच्चा मिला, कुछ मान ही नहीं पाया कि ऐसा लिखा हुआ था। समझ गए? एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि सही तो +4, अगर एक भी ऑप्शन गलत टिक लगा दिया, मतलब गलत नहीं लगा दिया, अगर आपके एक्चुअल ऑप्शन के अलावा आपने कुछ भी किया तो -2 विल बी अवॉर्डेड। क्या बेटा? -2 विल बी अवॉर्ड। जस्ट सर ऐसे कैसे हो सकता है? इतना खराब कैसे बोल, इतना खराब इंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है? ए भाई मैं क्या करूं? कट ऑफ कितना गया बेटा? 15%, 15% कट ऑफ। और जिसने ये वाले सवाल नहीं किए, उस रैंक बढ़ गया, जिसने किए वो निपट गया। तो अगेन तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे कि सर मुझे बता देंगे कि उस दिन कैसे कैसे पढ़ना है। नहीं बेटा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ऐसा ऐसा होता है। तुम उसके लिए ट्रेंड रहो, तुम उसके लिए रेडी रहो, ये रेडीनेस रखो। इतना ही डिफरेंस है मेन और एडवांस में, बाकी सब हो जाएगा। वहां पर भी एफ इक्वल्स टू एम ए है, मेन में भी वहां पर भी एफ इक्वल्स टू एम ए है। वहां ऐसा तो नहीं कि एडवांस एम ए स्क्वायर कर लो इसको, ऐसा तो है नहीं। हाँ बेटा, वो एनालिसिस करने वाला तो अकेला थोड़ी होगा यार। अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रहे हो कि मैं ही, तो ऐसा क्यों सोचते हैं कि जेई मेन में ऐसा हो सकता है? सुनना इस बात को, जेई मेन में ऐसा हो सकता है कि सारे, मतलब कट ऑफ हाई जाएगी ना, तो बहुत सारे सवाल करने के बावजूद रैंक पीछे आ सकती है। एडवांस में कम सवाल करने के बावजूद रैंक अच्छी आ सकती है। मैंने ऐसा बहुत बार देखा कि जेई मेन का एग्जाम होने के बाद बच्चा खुश होता है, रिजल्ट आने के बाद दुखी होता है। एडवांस में उल्टा होता है, एडवांस का एग्जाम देने के बाद दुखी होता है, रिजल्ट के बाद खुश होता है। कहां समझ गए? जेई मेन का एग्जाम देखा सबने, इतने सवाल कर लिए, इतने सवाल कर लिए। तूने नहीं, सबने किए हैं। उन्हें नहीं, सबने किए हैं। एडवांस का एग्जाम दे रहे हो सर, कुछ नहीं किया, 35% नंबर आ रहे हैं, और 35% नंबर में सब कुछ आता है। डिफरेंस बड़ा इस बात का है। तो तुम ऐसा मत सोचो कि सर मेरे को एनालाइज करना पड़ेगा, सवाल अगर ऐसे हैं, टफनेस लेवल है, तो सबके लिए तेरे के लिए थोड़ी है। तो चल रहा हूँ ना, क्या दिक्कत है इसमें? समझ तो गया ना? कौन सी वाली बात? इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है? बाकी तो चलता रहता है।